हेलो स्टूडेंट, आप सभी का श्रेष्ठ अभी क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग बायोलॉजी में टॉपिक पढ़ने वाले हैं सेल डिवीजन अर्थात कोशिका विभाजन, है ना। देख सकते हो यहाँ पे, है ना। क्या कहेंगे? कोशिका कोशिका विभाजन, है ना। कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन। इसमें हम दो टॉपिक पर बात करेंगे। सबसे पहले माइटोसिस। माइटोसिस बोले तो समसूत्री विभाजन, और मियोसिस बोले तो अर्ध सूत्री विभाजन, है ना। आज हम लोग इन दो टॉपिकों पर बात करेंगे, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप सब लोग अपने पास एनसीईआरटी बुक रख लीजिए, क्योंकि मैं एनसीईआरटी के प्रत्येक वर्ड को समझते हुए चलेंगे। दूसरी बात, एनसीईआरटी की बुक पढ़ने से पूर्व हम कुछ बेस कोर कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, जिससे कि आपको एनसीईआरटी किताब पढ़ते वक्त किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। चलिए देखते हैं क्या है आपके एनसीईआरटी। आप निकालिए, आप चैप्टर नंबर, जो अध्याय है आपका, है ना, वो अध्याय जो है क्लास 11th में जो 10th चैप्टर है उस पर जाइए, और आपको ये हेडिंग पड़ी होगी 10.3 में जाइए, सूत्री कोशिका विभाजन का महत्व। ठीक है, तो हम सूत्री कोशिका विभाजन के महत्व पर चलने से पूर्व कुछ बेस कोर कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, कुछ अपने की पॉइंट को क्लियर कर लेते हैं, है ना। चलिए आइए, सबसे पहले बात करते हैं समसूत्री विभाजन। किसकी बात करते हैं? समसूत्री विभाजन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? समसूत्री विभाजन, है ना। समसूत्री विभाजन का क्या कॉन्सेप्ट है उसको समझने का प्रयास कीजिए। समसूत्री विभाजन जो होता है, सबसे पहली बात तो इसमें आपको पता होनी चाहिए, यह अगुणित, या फिर ऐसे लिखो, यह है द्विगुणित। द्विगुणित, द्विगुणित बोले तो 2n, और अगुणित, अगुणित बोले तो n। यह द्विगुणित और अगुणित दोनों प्रकार की कोशिकाओं में संपन्न होता है। दोनों प्रकार की कोशिकाओं में संपन्न होता है। पहले पॉइंट आपको ये अच्छे से क्लियर होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है? समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन से सदैव एक कोशिका दो कोशिकाओं का निर्माण करती है। एक कोशिका दो कोशिकाओं का निर्माण करती है। दूसरी बात आपको ये पता होनी चाहिए। तीसरी बात आपको और पता होनी चाहिए, समसूत्री विभाजन से बनने वाली प्रत्येक कोशिका अपनी लिखिए यहां पे, है ना, अपनी जनक कोशिका के समान होती है। जनक कोशिका के समान होती है। तो पहले आपको 3 पॉइंट आने चाहिए। यह द्विगुणित और अगुणित दोनों प्रकार की कोशिकाओं में संपन्न होता है। अगर कोई पूछता है समसूत्री विभाजन, इंग्लिश मीनिंग है इसका माइटोसिस।
माइटोसिस किस प्रकार की कोशिकाओं में देखने को मिलता है? तो आपका आंसर होगा माइटोसिस सदैव द्विगुणित और अगुणित दोनों प्रकार की कोशिकाओं में देखने को मिलता है। दूसरी बात, समसूत्री विभाजन से सदैव एक कोशिका दो कोशिकाओं का निर्माण करती है। जैसे 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, यानी प्रत्येक कोशिका दो कोशिकाओं का निर्माण करेगी। तीसरा पॉइंट क्या लिखा है? समसूत्री विभाजन से बनने वाली प्रत्येक कोशिका अपने जनक कोशिका के समान होती है ना? समसूत्री विभाजन के बाद जो कोशिका बनती है वो सदैव अपने जनक कोशिका के समान होती है। आइए मैं इसके कॉन्सेप्ट को डायग्राम से समझा देता हूं। जैसे ये एक तुम्हारी साधारण कोशिका है, ये तुम्हारी एक साधारण कोशिका है और मैंने सिर्फ 2n मान लिया है, ये द्विगुणित कोशिका है। अब इसमें क्या होगा? इसमें जब समसूत्री विभाजन होगा, है ना, समसूत्री विभाजन होगा तो इसमें एक कोशिका से दो कोशिकाएं तैयार हो गई और देखो दोनों की दोनों कैसी हैं? 2n है। अब देखो अंतर देखा ना, जैसी ये जनक कोशिका है वैसी ही संतति कोशिका बन गई। ये भी 2n है, ये भी 2n है, तो मैंने वही लिखा है ना। आगे देखो जब ये कोशिका विभाजित होगी तो ये फिर से दो कोशिका बनाएगी। कितनी बनाएगी? दो कोशिका बनाएगी और ये कोशिका बिल्कुल इस कोशिका के समान होगी, तो ये भी 2n और 2n होगी, है ना। और इस कोशिका से भी पुनः दो कोशिकाओं का ही गठन होगा, ये दोनों भी 2n और 2n होगी। तो तुम क्या देख रहे हो? यहाँ पे दोनों बातें आपको देखने मिल रही है। ये कोशिका की संख्या कितनी है? आप कहोगे सर इसकी संख्या 1 है, इसकी संख्या कितनी हो गई? 1 से बढ़कर 2 हो गई। अब बताओ 2 से बढ़कर कितनी हो गई? 4 हो गई। वही तो मैं कह रहा हूं, 1 से 2, 2 से 4, इस प्रकार लगातार कोशिकाओं की संख्या बढ़ती रहती है, अर्थात सदैव सेल का नंबर 2 गुना हो जाता है। और देखो यहाँ पे जैसी कोशिका ये थी, जैसी कोशिका ये थी ठीक वैसी ही इससे बनने वाली संतति कोशिकाएं हैं, और जैसी कोशिका ये थी ठीक उसी प्रकार इसने अपनी दूसरी कोशिकाएं उत्पन्न की है। तो तुमने समसूत्री विभाजन सीखा? समसूत्री विभाजन से एक पॉइंट सीखा है कि इसमें प्रत्येक कोशिका दो कोशिकाओं का निर्माण करेगी, ठीक है। नंबर 1, 2, 4, 8, 16 इस प्रकार बनेगा। और दूसरा पॉइंट क्या सीखा है कि जो नई बनने वाली कोशिका है वो अपने जनक कोशिका के समान है। अगर जनक कोशिका, आप चाहो मैं दूसरा एग्जाम्पल ले लेता हूं, अगर मैंने जनक कोशिका अगुणित मान रखी है ना, तो इससे बनने वाली कोशिकाएं कैसी होगी? समझो यहां से, है ना, इससे बनने वाली कोशिकाएं कैसी होगी? अब यहाँ पे हुआ समसूत्री विभाजन और देखिए इससे दो कोशिकाएं बनी। कितनी बनी? 2। और दोनों की दोनों कैसी होंगी? दोनों की दोनों अगुणित होंगी। कैसी होंगी? अगुणित होंगी। अब इससे भी कितनी बनेगी? इससे भी 2 ही बनेगी, क्योंकि रूल है ना कि 1 से 2 ही बनेगी। तो ये भी कैसी होंगी? अगुणित, क्योंकि अपने जनक के समान होंगी। और इससे भी कितनी बनेगी? इससे भी 2 ही कोशिकाएं बनेगी और दोनों कैसी होंगी? अपने जनक के समान होंगी। अब काउंट करो नंबर, बोलो कितना है ये? आप कहोगे सर ये है 1 कोशिका। कितनी कोशिका है? 1। ये कितनी है? आप कहोगे सर ये है 2। और ये कितनी है? आप कहोगे सर ये 4 है। तो देखो 1, 2, 4 फिर से वही लागू हो रहा है। अब देखो जनक कोशिका अगुणित थी तो संतति कोशिका अगुणित बनी। अब ये जनक कोशिका अगुणित है तो इसकी संतति कोशिका अगुणित बनेगी, अर्थात जैसी जनक कोशिका होगी उसकी 2 कॉपी संतति कोशिका उत्पन्न होती है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? आगे देखो, बड़े ध्यान से सुनने का प्रयास कर रहा हूं। दूसरा एक पॉइंट आपको और पता होना चाहिए, क्या? समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन, है ना, एक कॉन्सेप्ट को समझना है आपको, सारे पॉइंट अच्छे से क्लियर होते चले जाएंगे। समसूत्री विभाजन सदैव सदैव एक ही चरण में संपन्न होता है। एक ही चरण में संपन्न होता है ना। क्या होता है? एक ही चरण में संपन्न होता है। आप कहोगे सर कैसे? देख सकते हो, जैसे तुम्हारी ये कोशिका है ना, ये कोशिका है, मैं सिर्फ 2n मान लेता हूं, ठीक है। अब इसमें होगा समसूत्री विभाजन। क्या होगा? समसूत्री विभाजन। और इसने क्या किया? 2 कोशिकाएं बना दी। कितनी कोशिकाएं बना दी? 2 कोशिकाएं बना दी और दोनों कैसी बनी? 2n, है ना। दोनों कैसी बनी? आप कहोगे सर दोनों 2n बनी। दोनों कैसी बनी? 2n बनी दोनों, है ना। कैसी बनी? 2n। तो यहाँ पे तुमने क्या सीखा कि एक ही तो चरण हुआ ना, है ना, एक ही चरण संपन्न हुआ, है ना। एक ही चरण में कितनी? 1 से 2 बन गए।
1 से 2 बन गई। तो समसूत्री विभाजन सदैव एक चरण में ही पूरा हो जाता है। आइए अब हम एनसीईआरटी पर बात करते हैं, ठीक है ना। देखते हैं क्या लिखा है एनसीईआरटी। आ जाइए 10.3 सूत्री। अब यहाँ पे एक काम और समझने के लिए है ना, ये जो है तुम्हारा समसूत्री कोशिका विभाजन बताया गया है, ठीक है, उसकी बात करवाइए, ठीक है। 2 बताए थे ना, इसका इंग्लिश होगा आपका, इंग्लिश मीनिंग होगा माइटोसिस। क्या होगा? माइटोसिस, ठीक है ना। समसूत्री विभाजन का इंग्लिश मीनिंग क्या होगा? माइटोसिस होगा, है ना, माइटोसिस। आइए समझते हैं सूत्री विभाजन, है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भूलना नहीं, ठीक है ना। सूत्री विभाजन, और इसी का एक नाम और दिया गया है मध्यवर्ती विभाजन। मैं बताना चाहता हूं आपको, एनसीईआरटी में पास रखिए सारे कोर कॉन्सेप्ट, जैसे मैं हाईलाइट कर रहा हूं, जैसे बता रहा हूं, बिल्कुल आपको 2 कॉपी वैसे ही समझना है। आपको सारे एमसीक्यू, सारे विस्तृत क्वेश्चन आसानी से बनते हुए दिखाई देंगे। तो सूत्री विभाजन या फिर मध्यवर्ती विभाजन केवल द्विगुणित कोशिकाओं में होता है। अब कहोगे सर हमको एक डाउट हो गया, वैसे डाउट तुमको होना नहीं चाहिए, लेकिन तुम कहोगे नहीं सर हमको डाउट हो गया है ना। क्या डाउट होगा? इसमें लिखा है केवल द्विगुणित कोशिकाओं में होता है, जबकि अभी आप बता के आए हो, अभी आपने बताया है यहां पे, है ना, कहोगे अभी आपने बताया है कि यह द्विगुणित और अगुणित दोनों प्रकार की कोशिकाओं में होता है, जबकि एनसीईआरटी क्या कह रही है कि समसूत्री विभाजन मात्र द्विगुणित कोशिकाओं में होता है। आइए देखना अभी एनसीईआरटी इस बात को बताएगी, देखना क्या कहेगी एनसीईआरटी। चलो ये बात याद रखना, है ना। देखो यद्यपि कुछ, देखो नोटिस करो, लिखा ना कुछ निम्न श्रेणी के पादप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भूलना नहीं है, ये सीधा एमसीक्यू बनेगा, ठीक है। कौन? निम्न श्रेणी के पादप, है ना, कौन? निम्न श्रेणी के पादप। और कौन? सामाजिक कीट। आप कहोगे सर सामाजिक कीट कौन है? यहाँ पे लिख लो मधुमक्खी। क्या लिख लो यहाँ पे? सामाजिक कीट कौन है? सामाजिक कीट है मधुमक्खी, है ना। कौन है? मधुमक्खी। वो भी कौन? नर मधुमक्खी। इंपॉर्टेंट, भूलना नहीं, है ना। अगर तुमसे पूछे भैया इसमें कौन सामाजिक कीट की बात की गई है, तो आंसर होगा मधुमक्खी। अब कौन सी मधुमक्खी? नर की मादा, तो आंसर होगा नर मधुमक्खी, ठीक है। नर मधुमक्खी में अगुणित कोशिकाएं भी सूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होती हैं। जरा बताओ, जो मैं लिखा है वो लिखा है ना, जो लिखाया वही तो लिखा है ना। क्या मैं लिखाया था कि इसमें जो समसूत्री विभाजन होता है अगुणित और द्विगुणित दोनों प्रकार की कोशिकाओं में संपन्न होता है। आगे देखो सूत्री विभाजन, अगला पार्ट, सूत्री विभाजन का एक प्राणी के जीवन में क्या महत्व है, इसको समझना काफी आवश्यक है ना। एक तरीके से उसने ये क्वेश्चन कर रखा है कि भैया इसका महत्व क्या है, मानव जीवन में समसूत्री विभाजन का क्या महत्व है। चलिए मैं पहले आपको एनसीईआरटी बुक से ही इसका आंसर ढूंढने का प्रयास करता हूं। चलिए आगे क्या लिखा है, क्या आप, देखिए क्वेश्चन कर रखा उसने, क्या आप कुछ ऐसे उदाहरण जानते हैं जहां आपने अगुणित व द्विगुणित कीटों के बारे में पढ़ा है? जी हाँ, अगुणित और द्विगुणित कीटों के बारे में पढ़ा है। जी हाँ, अगुणित कीट का एग्जाम्पल जो है वो है मधुमक्खी। कौन है? मधुमक्खी। ये क्या है? ये अगुणित कीट है ना, अगुणित कीट का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। आप कहोगे सर द्विगुणित कीट का एग्जाम्पल है? जी हाँ, द्विगुणित कीट का एग्जाम्पल है ड्रोसोफिला, है ना, ड्रोसोफिला। ये तुम्हारा द्विगुणित कीट का एग्जाम्पल है ना, द्विगुणित कीट का एग्जाम्पल है ना। चलिए अब चलो आगे देखते हैं। इस विभाजन से बनने वाली, इस विभाजन का मतलब क्या है? समसूत्री विभाजन। इस विभाजन से बनने वाली द्विगुणित संतति कोशिकाएं साधारणतः समान आनुवंशिक अवयव वाली होती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भूलना नहीं। यानी समसूत्री विभाजन से बनने वाली कोशिकाएं, है ना, बनने वाली द्विगुणित संतति कोशिकाएं साधारणतः समान आनुवंशिक अवयव वाली होती हैं। इस लाइन का मतलब क्या होगा समझो, इस लाइन का मतलब क्या होगा, है ना। तो मैं यही बता देता हूं, यहां से देखो, है ना, ये देखो यहां पे देखिए, ये है ना,
द्विगुणित अगुणित कोशिकाओं से बनने वाली संतति कोशिकाएं बिल्कुल अपने जनक के समान होगी, यही कहना चाहता है। और ये द्विगुणित में भी नहीं, अगुणित में भी ऐसा ही होता है। तो वही बात यहाँ पे आपको क्लियर हो गई होगी क्या, कि देख सकते हो, फिर से पढ़ देता हूं। इस विभाजन से बनने वाली द्विगुणित संतति कोशिकाएं साधारणतः समान आनुवंशिक अवयव वाली होती है, यानी जैसी जनक कोशिका होगी वैसी ही संतति कोशिका होगी। आगे क्या लिखा, बहुकोशिकी, अगला पॉइंट शुरू हो गया तुम्हारा, ये है ना, ये तुम्हारा अगला पॉइंट शुरू हो गया क्या, बहुकोशिकी जीवधारियों की वृद्धि समसूत्री विभाजन के कारण होती है। अब देखो एक पॉइंट ये आ गया, मैं यहां पर लिख देता हूं, ठीक है। समसूत्री 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 विभाजन, समसूत्री विभाजन से लाभ, है ना। अगर कोई पूछे समसूत्री विभाजन से लाभ क्या है ना, तो मैं आपको एनसीईआरटी से जो इसके आंसर निकल रहे हैं मैं पहले उसको डिफाइन करूंगा। तो एनसीईआरटी के अनुसार, एनसीईआरटी के अनुसार क्या है, पहली बात तो ये होता है, यह मतलब समसूत्री विभाजन वृद्धि में सहायक है ना, वृद्धि में सहायक है ना, वृद्धि में सहायक है ना, किसमें, बहुकोशिकीय जीवों में। ऐसे लिखो, ठीक है, ये लिखो, है ना, इसको सही करो, है ना, इसको दुआ ले देता हूं। यह है बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय कोशिकीय जीवों की वृद्धि में सहायक है, जीवों की वृद्धि में सहायक है, क्या है, वृद्धि में सहायक है। ये पॉइंट क्लियर हुआ ना, बहुकोशिकीय जीवों की वृद्धि में सहायक है। चलो भाई ठीक, एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा क्या है ना, देखा, बहुकोशिकीय जीवों की वृद्धि में सूत्री विभाजन के कारण होती है, सही बात है। आगे देखो अगला पॉइंट क्या है, कोशिका वृद्धि के परिणाम स्वरूप केंद्रक व कोशिका द्रव्य के बीच का अनुपात अव्यवस्थित हो जाता है, इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि कोशिका विभाजित होकर केंद्रक कोशिका द्रव्य अनुपात को बनाए रखे। हाँ, अब यहां से समझने का प्रयास करो बहुत अच्छे से, क्या होता है, पहले इसका लाभ लिखो। तो पहले लाभ में लिख देता हूं, लाभ क्या है, यह कोशिका द्रव्य और केंद्रक के बीच सदैव अनुपात, बिगड़ते अनुपात में, ऐसे देखो, बिगड़ते अनुपात में सुधार करता है। आपको इस तरह की बात समझ नहीं आई, ये अनुपात क्यों बिगड़ा और सुधार क्यों बिगड़ा, है ना। तो समसूत्री विभाजन का एक लाभ ये भी है कि यह क्या करता है, यह कोशिका द्रव्य, नोटिस करना यहाँ पे, कोशिका द्रव्य और केंद्रक के बीच सदैव बिगड़ते अनुपात में सुधार करता है। देखो ना, ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है यहाँ पे, मैंने यहाँ से उठाया हुआ है ना, यहाँ पे लिखा ना, यह कोशिका द्रव्य के, ये लिखा है कोशिका वृद्धि के परिणामस्वरूप केंद्रक व कोशिका द्रव्य। देखो बहुत ध्यान से प्रयास करो, मैं समझाऊंगा डायग्राम से भी आपको, ठीक है। केंद्रक व कोशिका द्रव्य के बीच अनुपात अव्यवस्थित हो जाता है, यानी बिगड़ जाता है, इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि कोशिका विभाजित होकर केंद्रक और कोशिका द्रव्य अनुपात को बनाए रखे, यानी सुधारे। और मैं इसको समझाता हूं क्या कहना चाहती है एनसीईआरटी। देखो इस दूसरे पार्ट में डायग्राम के थ्रू बता देता हूं। जैसे एक साधारण कोशिका हुआ करती थी, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। ये एक साधारण कोशिका हुआ करती थी, इसके अंदर ये केंद्रक पाया जाता था, ठीक है। ये एक साधारण कोशिका हुआ करती थी, इसके अंदर ये केंद्रक पाया जाता था, है ना। एक काम करो, मैं इसका कलर थोड़ा चेंज कर, जिससे आपको अच्छे से दिखता रहे। चलो इधर तो ये है ना, अब दिख रहा होगा सब बहुत अच्छे से, है ना, ठीक है। तो ये कोशिका होती थी, इस कोशिका के अंदर ये केंद्रक होता था, ठीक है। अब इस कोशिका के अंदर ये क्या बड़ा होता था, कोशिका द्रव्य, है ना। ये सामान्य जिंदगी जी रही थी कोशिका, ठीक है ना। अब इसने क्या किया, इसने कहा भैया आपको विभाजित होना है, विभाजित होना है तो क्या करे, पहले ये वृद्धि करेगी, पहले ये क्या करेगी, वृद्धि। देखो इसने क्या की, वृद्धि की, वृद्धि की। अब केंद्रक में भी वृद्धि होगी, केंद्रक में भी वृद्धि होगी, देखो तो कोशिका द्रव्य भी बढ़ गया, है ना,
बढ़ गया ना ऐसे, ये देखो, ये देखो। अब हुआ क्या, अब केंद्रक कहता है, केंद्रक का काम क्या है, केंद्रक का सबसे महत्वपूर्ण काम है पूरी की पूरी कोशिका को, पूरी की पूरी कोशिका के सारे कारोबारों को संभाल के रखना, कोशिका को नियंत्रित करना, कोशिका की सभी क्रियाओं को अपने कंट्रोल में रखना, ये केंद्रक का काम है। लेकिन अब केंद्रक कह रहा है भैया देखो, जब कोशिका छोटी थी तब इसको नियंत्रित करना हमारे लिए बड़ा आसान काम था, लेकिन अब कोशिका बड़ी हो गई है, अब इतनी बड़ी कोशिका को हम अकेले नियंत्रित नहीं कर सकते। देखो सीधी सी बात है, क्या होता है, परिवार होते हैं, जब परिवार छोटा होता है तो अकेले पिताजी उस परिवार को संभाल लेते हैं, लेकिन धीमे 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 परिवार बड़ा हो जाता है तो पिताजी कहते अब हमारी बस की बात नहीं है, मैं इतना बड़ा परिवार संभाल लूं, तो फिर क्या करें, कुछ कहते सबसे अच्छा विकल्प है जो पुत्र हमारे हैं उनकी शादियां कर दो, जिससे परिवार कई भागों में बढ़ जाएगा और इस परिवार को आसानी से संभाला जा सकता है। तो वही बात केंद्रक की है। अब केंद्रक कहता है भैया कोशिका बहुत बड़ी हो गई है, अब हमारे बस की बात नहीं है जो मैं इतनी बड़ी कोशिका को संभाल सकूं, तो फिर क्या होता है, अब ये जो समस्या बिगड़ रही है, ये सामंजस्य बिगड़ रहा है, इसको व्यवस्थित करने के लिए अब यहाँ पे हो जाएगा विभाजन। क्या हो जाएगा, विभाजन। और कौन सा विभाजन, समसूत्री विभाजन। और देखिए फिर से एक नॉर्मल कोशिका बन जाएगी और इसके अंदर ये देखो दो केंद्रक आ जाएंगे। बोलो, तो ये जो बिगड़ता हुआ पूरा सिस्टम जो था, अब ये कहीं ना कहीं सुधर जाएगा, कहीं ना कहीं सुधर जाएगा। तो वही एनसीईआरटी कहना चाहती थी कि क्या होता है कि कोशिका द्रव और केंद्रक के बीच बिगड़ते अनुपात को संभालने का भी सबसे अच्छा साधन क्या है, समसूत्री विभाजन। तो ये सब किससे संभव हुआ, आप कहोगे ये संभव हुआ समसूत्री विभाजन, है ना, किससे संभव हुआ, समसूत्री विभाजन से संभव हुआ। कोई डाउट, वेरी गुड। आइए आगे देखते हैं, है ना। देखो ये दूसरा पॉइंट क्लियर हुआ। देखो एनसीईआरटी क्या कहती है, अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, सूत्री विभाजन। अगला पॉइंट यहां से, सूत्री विभाजन का एक महत्वपूर्ण योगदान यह है कि इसके द्वारा कोशिका की मरम्मत होती है। सही बात है, कोशिका की मरम्मत होती है। अब प्रोफेसर कोशिका की मरम्मत कैसे होती है, आइए, है ना, कोशिका की मरम्मत कैसे होती है ना। अब तीसरा पॉइंट लिखिए, तीसरा पॉइंट यहां पर लिख लीजिए, है ना। तीसरा पॉइंट, समसूत्री विभाजन द्वारा कोशिका की मरम्मत होती है। क्या होती है, कोशिका की मरम्मत, है ना, मरम्मत होती है ना। जो कोशिका में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है ना, उसको विधिवत तरीके से, है ना, पूर्व अवस्था में व्यवस्थित रूप से करना, ये मरम्मत यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, तो समसूत्री विभाजन द्वारा कोशिका की मरम्मत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कोशिका की मरम्मत में कौन सा विभाजन सहायक है, समसूत्री विभाजन सहायक है ना। तो कितने पॉइंट हो गए, 3 पॉइंट हो गए ना। आइए अब देखते हैं आगे क्या करें एनसीईआरटी, है ना। एनसीईआरटी के सारे पॉइंट को समझते हुए चलना है ना। चलो देखो क्या कहती है, आधी चर्म की ऊपरी सतह की कोशिकाएं। सही बात है, जैसे ऊपरी जो त्वचा है तुम्हारी, है ना, ये जो त्वचा है ना, जो त्वचा है, ना, जो ये, चलिए वापस टॉपिक पे आते हैं। जो ये हमारी त्वचा है उसकी ऊपरी कोशिकाएं जो होती हैं, है ना, वो कोशिकाएं धीमे धीमे क्या होने लगती है, नष्ट होने लगती है। वो कोशिकाएं धीमे धीमे नष्ट होने लगती हैं, और जब वो कोशिकाएं नष्ट होने लगती हैं तो सीधी सी बात है, उन कोशिकाओं को फिर से व्यवस्थित करने का काम जो है वो कौन करता है, समसूत्री विभाजन करता है। तो वही लिखा है, आधी चर्म की ऊपरी सतह की कोशिकाओं, है ना, कोशिकाओं की मरम्मत करना। तो लिख सकते हो पॉइंट ये भी आ गया आपका। ठीक है, वैसे ही पॉइंट ये समझ लो, 4 नंबर पॉइंट तुम्हारा ये हो गया, है ना, 4 नंबर पॉइंट तुम्हारा ये हो गया, सीधा सीधा पॉइंट है। ठीक है, आधी चर्म की ऊपरी सतह की कोशिकाएं। अब इसके बाद 5वें नंबर का पॉइंट क्या है, आहार नाल की भीतरी सतह की कोशिकाएं। जो आहार नाल होती है उसके भीतरी सतह की कोशिकाओं की मरम्मत करना। ठीक है ना, ये देखो एक काम हो गया, है ना, ये। और इसके बाद जो 6वां पॉइंट है वो क्या है, रक्त कोशिकाएं निरंतर प्रतिस्थापित होती रहती हैं। आपको सर इसका मतलब क्या है, आओ मैं इसको समझाता हूं। जैसे तुमने आरबीसी को देखा होगा, है ना, किसको देखा होगा, आरबीसी।
जैसे एक ये आरबीसी है, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है, ये क्या है, आरबीसी है। अब ये आरबीसी जो है ये 120 दिन बाद क्या हो जाएगी, मर जाएगी। 120 दिन बाद क्या हो जाएगी, 120 दिन बाद ये आरबीसी की डेथ हो जाएगी। तो फिर 120 दिन बाद हमको दूसरी आरबीसी चाहिए ना, तो उस दूसरी आरबीसी को बनाने का काम जो है वो कौन करता है, समसूत्री विभाजन करता है। कौन करता है, समसूत्री विभाजन करता है। बोलो कोई डाउट? वेरी गुड, है ना, सारे पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, है ना। 3 ये हो गए और 3 उधर बता दिए। आइए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं अर्धसूत्री विभाजन की। अर्धसूत्री विभाजन को भी शुरू करने से पहले कुछ आपको की पॉइंट आने चाहिए। चलिए बात करते हैं अर्धसूत्री विभाजन। किसकी बात करते हैं, अर्धसूत्री विभाजन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, अर्धसूत्री विभाजन की बात करते हैं। क्या कॉन्सेप्ट है अर्धसूत्री विभाजन का, अर्धसूत्री विभाजन का क्या कॉन्सेप्ट है, समझो। समसूत्री विभाजन में क्या होता था, समझो बड़ी ध्यान से, ठीक है। मैं आपको पिछले ही टॉपिक से पूरा रिलेटेड रखूंगा। यहां पे मैं लिखा था कि यह द्विगुणित और अगुणित, लिखा है ना, क्या होता था, यह द्विगुणित और अगुणित दोनों प्रकार की कोशिकाओं में संपन्न होता है, ये लिखा था ना। दूसरा क्या लिखा था, समसूत्री विभाजन सदैव एक कोशिका 2 कोशिकाओं का निर्माण करती है। और तीसरा क्या लिखा था, समसूत्री विभाजन से बनने वाली प्रत्येक कोशिका अपने जनक कोशिका के समान होती है। जबकि इसमें क्या होता है, समझो बहुत ध्यान से। पहला पॉइंट इसमें देख लिया, अब इसमें देखो क्या होता है, समझने का प्रयास करना बहुत अच्छे से, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट क्या है ना, पहला पॉइंट क्या है ना, अर्धसूत्री विभाजन, है ना, यह है विभाजन, यह है विभाजन मात्र अगुणित, किसमें, अगुणित, अगुणित बोले तो n, है ना, अगुणित कोशिका में ही संपन्न होता है। अगुणित कोशिका में ही संपन्न होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट भूलना नहीं, अगुणित कोशिका में ही संपन्न होता है। जरा बोलो किसी कोई डाउट? वेरी गुड। अब दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट क्या है, इसमें बोले तो समसूत्री विभाजन में, ठीक है, सॉरी अर्धसूत्री विभाजन में, इसमें प्रत्येक कोशिका, यानी इसमें एक कोशिका 4 कोशिकाओं का निर्माण करती है ना। एक कोशिका 4 कोशिकाओं का निर्माण करती है। क्या करती है, 4 कोशिकाओं का निर्माण करती है। ये एक नोटिस करने वाली बात है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक कोशिका 4 कोशिकाओं का निर्माण करती है। दूसरी बात क्या है, तीसरा पॉइंट क्या है, समझो। इसमें बनने वाली, है ना, इसमें बनने वाली प्रत्येक कोशिका में जनक कोशिका से ठीक आधे गुणसूत्र पाए जाते हैं। आधे गुणसूत्र पाए जाते हैं। नोटिस करने वाली बात है यहाँ पे, ठीक है। क्या है कि इससे, है ना, बढ़ने वाली प्रत्येक कोशिका, है ना, इससे बढ़ने वाली प्रत्येक कोशिका, यहाँ पे याद रखना, इससे, ठीक है ना, या इसमें लिखो, ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन में बनने वाली प्रत्येक कोशिका में जनक कोशिका से ठीक गुणसूत्र, ठीक है, आधे को यहाँ पे, है ना, ठीक, आधे गुणसूत्र पाए जाते हैं, है ना, ठीक है, आधे गुणसूत्र पाए जाते हैं, है ना, जनक कोशिका से ठीक आधे, है ना, ठीक है, आधे गुणसूत्र पाए जाते हैं। बोलो किसी को डाउट? आइए आगे समझने का प्रयास करो बहुत ध्यान से। कैसे, जैसे मैं यहां बताता हूं, ये तुम्हारी कौन सी कोशिका है, एक साधारण कोशिका है ना, जो कि 2n है ना। अब इसमें मुझे क्या करवाना है, अर्धसूत्री विभाजन करवाना है। इसमें मुझे क्या करवाना है, अर्धसूत्री विभाजन। तो क्या होगा, सबसे पहले इसमें क्या होगा, ये 2 भागों में विभाजित होगी, इसमें 2 भागों में विभाजित हो जाएगी, और इसमें गुणसूत्र का नंबर जनक कोशिका से कितना हो जाएगा, आधा। देखो हो गया कि नहीं हो गया।
अब कहोगे सर आपने एक बात और बताइए कि प्रत्येक कोशिका 4 कोशिका बनाती है। जी हाँ, 4। कैसे, देखो यहाँ पे अब यहां से दूसरा चरण संपन्न होगा, ठीक है। कौन सा चरण संपन्न होगा? दूसरा चरण संपन्न होगा, और ये पुनः विभाजित हो जाएगी, पुनः विभाजित हो जाएगी, है ना। और ये सदैव कैसे होगी? अवरुद्ध होगी। तो यहाँ पे देखो, अब ये पूरा एक यहां से लेकर के यहां तक का जो घटनाक्रम है ना, ये पूरा यहां से लेकर के यहां तक का जो घटनाक्रम है, ये तुम्हारा है अर्धसूत्री विभाजन। ये क्या है? अर्धसूत्री विभाजन। क्या है ये? अर्धसूत्री विभाजन है। बात समझ में नहीं? तो अर्धसूत्री विभाजन देख लो, प्रारंभ में कितनी कोशिका थी? आप कहोगे सर प्रारंभ में थी 1 कोशिका, है ना। और जब ये जब तक संपन्न हुआ होगा तब तक तो कितनी कोशिका बन गई? आप कहोगे सर 4 कोशिका बन गई। बनी कि नहीं बनी? दूसरी बात देखो, ये जो अर्धसूत्री विभाजन है, यहीं पे देखो एक पॉइंट और नोटिस करो बहुत अच्छे से, है ना। 3 हो गए ना। अब चौथा पॉइंट यहीं पर ले देता हूं, ठीक है। चौथा पॉइंट यहीं पर ले देता हूं। यह है 2 चरणों, है ना, 2 चरणों में संपन्न होता है, 2 चरणों में संपन्न होता है ना, संपन्न होता है। देख सकते हो यहाँ पे, है ना, 2 चरणों में संपन्न हुआ। पहला चरण तुम्हारा यहां से यहां तक चला, पहला चरण तुम्हारा यहां से यहां तक चला, और दूसरा चरण तुम्हारा यहां से यहां तक चला, दूसरा चरण तुम्हारा यहां से यहां तक चला। बोलो किसी कोई डाउट? सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। अर्धसूत्री विभाजन में 2 चरण होते हैं। देखो, पहला चरण यहां से यहां तक, दूसरा यहां से यहां तक। और तीसरी बात देखो, मैंने जो दिखाई है तुमको कि इस विभाजन में यह विभाजन मात्र अगुणित कोशिकाओं में, रुको 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 रुको, थोड़ी मिस्टेक हो गई यहाँ पे, ठीक करो उसको, है ना। ये मात्र द्विगुणित करो यहाँ पे, है ना, ठीक करो उसको। अगर लिख लिया तो इसको ठीक कर लीजिए सब लोग, है ना। ये द्विगुणित, अब ठीक है ना। यह विभाजन मात्र द्विगुणित कोशिकाओं में ही संपन्न होता है। तो देखो, द्विगुणित कोशिका में ही संपन्न हुआ कि नहीं हुआ? देख सकते हो यहाँ पे, किसमें संपन्न हुआ? द्विगुणित कोशिकाओं में संपन्न होता है। और बनती है वो कैसी होती हैं? अगुणित होती हैं। देख सकते हो यहाँ पे। दूसरा क्या है? इसमें 1 से 4 कोशिका बनती हैं। देखो, 1 से 4 कोशिका बनी कि नहीं बनी? देख सकते हो, 1 से कितनी बनी? 4 कोशिका बनी, ठीक है ना। प्रारंभ में देखो 1 कोशिका थी, अब कितनी है? 4 कोशिकाएं हैं। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, इसमें बनने वाली कोशिकाएं प्रत्येक, इसमें बनने वाली प्रत्येक कोशिका में जनक कोशिका से ठीक आधे गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब यहाँ पर जनक कोशिका कौन है? इधर आइए, हाँ, यहाँ पे जनक कोशिका कौन है? यहाँ पे जनक कोशिका तुम्हारी ये है, यही तो है ना। तो संतति कोशिका कौन है? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक चला ना अर्धसूत्री विभाजन, तो संतति कोशिका ये है ना। तो जनक कोशिका में कितने गुणसूत्र हैं? 2 है। तो संतति में कितने हैं? n। तो कहीं ना कहीं कैसे हो गए? ठीक आधे होते हैं, है ना। और देखो, यह 2 चरणों में संपन्न होता है। देखो, एक चरण यहां से यहां तक, और दूसरा चरण यहां से यहां तक। बोलो किसी कोई डाउट? वेरी गुड, आइए, है ना। इसका एक पॉइंट और देखो, आइए अब एनसीईआरटी देखते हैं। बात करते हैं अर्धसूत्री विभाजन की। किसकी बात करते हैं? अर्धसूत्री विभाजन। देखिए, अर्धसूत्री विभाजन विषय में क्या लिखा है? लैंगिक जनन द्वारा संतति के निर्माण में 2 युग्मकों का संयोजन होता है, जिसमें अगुणित गुणसूत्रों का एक समुच्चय होता है। बिल्कुल बात ठीक है ना। ये बात बिल्कुल सही लिखी है। क्या सही बात लिखी है? समझो बहुत ध्यान से, है ना। यहाँ पे समझने का प्रयास करो। क्या समझना है? देखो यहाँ पे पहला पॉइंट, अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन जनन के समय युग्मक युग्मक निर्माण में भूमिका निभाता है। बिल्कुल बात ठीक है ना, भूमिका निभाता है। मैं एनसीईआरटी ज्ञान को डिफाइन कर रहा हूं, ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन जनन के समय युग्मक निर्माण में भूमिका निभाता है, क्योंकि लिख सकते हो आप भी, क्योंकि युग्मक सदैव, है ना,
क्योंकि युग्मक सदैव अगुणित होते हैं। कैसे होते हैं? अगुणित होते हैं, है ना। युग्मक सदैव अगुणित होते हैं। अब आओ मैं इसको डायग्राम समझाता हूं रेखा चित्र से। जैसे मैं जनक कोशिका लेता हूं, ठीक है ना। जैसे मैं लेता हूं जनक। अब जनक में कौन कौन है? ये हो गई माता जी, है ना। ये नहीं बोल सकते अंडाणु। अंडाणु कैसा है? सॉरी, अंडाशय, है ना। ये हो गई माता जी, ठीक है, एग्जाम्पल दो। ये हो गए पिताजी, ठीक है। ये पिताजी हो गए, ठीक है। पिताजी की कोशिका कैसे होगी? द्विगुणित। माता जी कैसे होगी? द्विगुणित। अब ये क्या करेंगे? दोनों जनक हो गए। कौन हो गए? जनक। अब ये क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे युग्मक। क्या बनाएंगे? युग्मक। अब जब युग्मक का निर्माण होगा तो ये क्या करेंगे, है ना। ये क्या करेंगे? दो प्रकार के युग्म बनाएंगे, है ना। इनसे जो युग्म बनेगा वो कैसा बनेगा? अगुणित। कैसा बनेगा? अगुणित, है ना। और इनसे भी जो युग्म बनेगा वो कैसा बनेगा? अगुणित। वो कैसा बनेगा? अगुणित, है ना। ये कैसा बनेगा? अगुणित बनेगा, ठीक है। अगुणित बनेगा ना। अब यहां पे क्या होगा आगे? जब निषेचन की प्रक्रिया होगी, निषेचन, तो एक युग्मक आएगा माता से जिसे कहेंगे मादा युग्मक, और एक आएगा पिता से जिसे कहेंगे नर युग्मक, और दोनों आपस में मिल करके कैसे हो जाएंगे? 2n, क्योंकि n ये आया है, n ये आया है, तो कैसा हो गया? 2n। तो यहाँ पे देख सकते हो ना, तो अर्धसूत्री, यहाँ पे कौन सा विभाजन हुआ है? यहाँ पे हुआ है अर्धसूत्री विभाजन, है ना। कैसा हुआ है? अर्धसूत्री विभाजन हुआ है। कंफ्यूजन नहीं करना, मैंने सीधा बता दिया आपको, ठीक है। ये इस प्रकार होता है, देखो यहाँ पे ये पूरा प्रोसेस होगा, ठीक है। आपको सीधा समझा रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि आप लोग समझ चुके हैं इसको, इसलिए कंफ्यूजन नहीं करना, ठीक है ना। को सर आपने यहाँ पे दो ही बना के सीधा दिखा दिया, ठीक है ना। चार ही बनेंगे, ठीक है, समझ लो, कॉन्सेप्ट समझना आपको, ठीक है ना। एनसीईआरटी में हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। तो क्या होता है? निषेचन हो जाएगा, संतान कैसे मिलेगी? द्विगुणित। तो एक बात तुमने यहाँ पे देखी होगी कि अर्धसूत्री विभाजन का उपयोग कब हो रहा है? जब हम युग्मक बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? युग्मक बना रहे हैं। दूसरी बात आपको यहाँ पर और देखने को मिलेगी कि एक पीढ़ी तो पिताजी माताजी वाली हो गई, एक पीढ़ी तो ये हो गई जो कि पिताजी माताजी की है, और दूसरी पीढ़ी ये है जिसमें संतान उत्पन्न हो रही है ना। दूसरी पीढ़ी कौन है? जो ये संतान बन रही है। तो पीढ़ी दर पीढ़ी गुणसूत्रों के नंबर को नियंत्रित करने वाला जो विभाजन है वो अर्धसूत्री विभाजन है। कौन है वो? अर्धसूत्री विभाजन है, पीढ़ी दर पीढ़ी, है ना। एक पीढ़ी में भी 2n थे, इस पीढ़ी में भी आज 2n है। इसका कारण क्या है? अर्धसूत्री विभाजन। तो एक पॉइंट और निकल के आ जाता है, क्या आ जाता है कि अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन समझना बहुत अच्छे से, ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी, नोटिस करना, पीढ़ी दर पीढ़ी गुणसूत्रों, है ना, गुणसूत्रों की संख्या नियंत्रित रहती है। सही बात है, नियंत्रित, है ना, नियंत्रित रहती है। ये नोटिस करना है। क्या है यहाँ पे? पीढ़ी दर पीढ़ी। एक देखो पीढ़ी ये माताजी पिताजी वाली हो गई, ठीक है, और दूसरी पीढ़ी ये संतान वाली हो गई। तो इसमें भी 2n थे और आज इसमें भी 2n है, तो 2n से 2n संतान बनी है। इसके लिए उत्तरदायी कौन है? अर्धसूत्री विभाजन। अगर अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता तो माता पिता के गुणसूत्र कुछ होते और संतान के गुणसूत्र कुछ होते, जो कि कहीं ना कहीं व्यवस्था को बिगाड़ देते। बात समझ में आई कि नहीं? चलिए देखते हैं एनसीईआरटी क्या कहती है। युग्मक का निर्माण, युग्मक का निर्माण विशिष्ट द्विगुणित कोशिकाओं, हाँ, युग्मक जिससे बनता है वो द्विगुणित कोशिका ही होती है, कोशिकाओं से होता है। देखो मैंने जिससे युग्मक बनाए हैं वो कोशिका कैसी ली है? द्विगुणित। तो नोटिस करना, ठीक है। युग्मक का निर्माण जिस कोशिका से होगा वो द्विगुणित कोशिका ही होगी। मैंने कह रखा है कि अर्धसूत्री विभाजन सदैव द्विगुणित कोशिकाओं में ही होता है। देखो यहाँ पर, है ना, अर्धसूत्री विभाजन सदैव द्विगुणित कोशिकाओं में ही होता है। देखो लिखा भी दिखा है ना, अर्धसूत्री विभाजन सदैव किसमें होता है? द्विगुणित कोशिकाओं में ही होता है। बात समझ के लिए चलिए आगे देखते हैं, वापस चलते हैं, है ना। आ जाइए यहाँ पे अगला पॉइंट क्या है ना। यह विशिष्ट प्रकार का कोशिका विभाजन है जिसके द्वारा, है ना, यह मतलब अर्धसूत्री विभाजन,
यह विशिष्ट प्रकार का कोशिका विभाजन है जिसके द्वारा बनने वाली अगुणित संतति कोशिका। देखो लेते हैं द्विगुणित जो कि जनक कोशिका का काम करती है, लेकिन जो इससे बनती है संतति कोशिका वो अगुणित होती है। कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। नोटिस करना कैसे होती आधी। इस प्रकार के विभाजन को अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। बोलो परिभाषा क्लियर हुई कि नहीं हुई? अर्धसूत्री विभाजन परिभाषा कहां से कहां तक है? यहां से है परिभाषा, अगर चाहो तो समझ सकते हो। यह विशिष्ट प्रकार का कोशिका विभाजन है जिसके द्वारा बनने वाली अगुणित कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। इस प्रकार के विभाजन को अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं, है ना? पास में और इस किसमें संपन्न होता है? द्विगुणित कोशिकाओं में संपन्न होता है ना? बोलो यहां तक किसी को डाउट? यहां तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। आइए एक कॉन्सेप्ट और समझ लेते हैं। जैसे सेल साइकिल तुमने देखा था, मैं बना लेता हूं सेल साइकिल। ये देखो कोशिका चक्र, कोशिका चक्र बना लेता हूं, ठीक है? यहां पर जैसे मैं यहां से यहां तक संपन्न हुआ है जीवन। कौन सा संपन्न हुआ है? जीवन फेज संपन्न हुई यहां से यहां तक। अब यहां से यहां तक, है ना, यहां से यहां तक संपन्न हुई है एस फेज। कौन फेज संपन्न हुई है? एस फेज, है ना? नोटिस किया, थोड़ा डार्क कर देता हूं। यहां से यहां तक जीवन और यहां से यहां तक एस, और यहां से यहां तक मैंने मान लिया है तुम्हारा, है ना, तुम्हारा G2 संपन्न हुआ है। कौन सा संपन्न हुआ है? G2। अब जो तुम्हारा शेष ये है इसे हम कहते हैं एन फेज। क्या कहते हैं? एन फेज। लेकिन नोटिस करने वाली बात ये है कि जब अर्धसूत्री विभाजन पढ़ते हैं, हम क्या पढ़ते हैं? अर्धसूत्री विभाजन, है ना? अर्धसूत्री विभाजन, तो इसमें एम फेज जो होती है वो दो भागों में बढ़ जाती है। यहां से यहां तक चलेगी एम फेज, है ना? यहां से यहां तक चलेगी एक बार एम फेज, फिर बीच में गैप रहेगा और फिर यहां से करेक्शन करता हूं, फिर यहां से यहां तक दूसरी बार एम फेज चलेगी। ये पूरी तुम्हारी एम फेज ही है ना? है ना? चलो, है ना? ये जो तुम्हारी पूरी है वो एम फेज ही है। कौन सी है? एम फेज। लेकिन एम फेज पहले यहां से चलती है यहां तक, जिसे बोलते हैं, यहां पे संपन्न होता है मियोसिस, मियोसिस फर्स्ट, है ना? और यहां पर संपन्न होता है ना? चलो देखो, यहां पर होता है मियोसिस फर्स्ट संपन्न होता है, और यहां पर संपन्न होता है मियोसिस सेकंड। नोटिस करना बहुत अच्छे से। तो मियोसिस की घटना दो चरणों में बताई थी ना? तो एम फेज में सबसे पहले संपन्न होगा मियोसिस फर्स्ट, फिर कौन संपन्न होगा? मियोसिस सेकंड। कौन संपन्न होगा? मियोसिस संपन्न सेकंड, है ना? अब यहां पर ये जो गैप बचा हुआ है इसे बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। इसे क्या बोलते हैं? इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस। ये जो गैप छूट रहा है दोनों के बीच में इसे क्या बोलते हैं? इंटरकाइनेसिस बोलते हैं, है ना? इसे क्या बोलते हैं? इंटरकाइनेसिस बोलते हैं। अब यहाँ पे नोटिस करना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अर्धसूत्री विभाजन जो सेल साइकिल का क्रम है वो किस प्रकार है? देखो, यहां सबसे पहले कौन संपन्न हुई? G1, फिर कौन संपन्न हुई? S, फिर कौन संपन्न हुई? G2, फिर क्या हुआ? M को हमने दो भागों बांट दिया। सबसे पहले मियोसिस फर्स्ट संपन्न हुआ। कौन हुआ? मियोसिस फर्स्ट संपन्न हुआ, है ना? मियोसिस फर्स्ट संपन्न हुआ, है ना? ये देख सकते हो मियोसिस फर्स्ट संपन्न हो रहा है यहाँ पे, है ना? फिर इसके बाद इंटरकाइनेसिस आया और जस्ट उसके बाद मियोसिस सेकंड संपन्न हुआ। तो बासिन भाई, अब अर्धसूत्री विभाजन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। चलो दूसरी बात देखो, समझो बहुत ध्यान से। दूसरी बात समझने का प्रयास करो, ठीक है? चलिए अब दूसरी बात देखो, एनसीईआरटी को समझ लेते हैं हम लोग।
हम लोग एनसीईआरटी को समझ लेते हैं। पहले एनसीईआरटी क्या कहना चाहती है ना? चलो क्या लिखा है? लैंगिक जन करने वाले जीवधारियों के जीवन चक्र में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित अवस्था उत्पन्न होती है, सही बात है, एवं निषेचन द्वारा द्विगुणित अवस्था पुनः स्थापित होती है। बताता हूं कैसे। ये तुम्हारा ये जनक कोशिका थी। कौन कोशिका थी? जनक कोशिका, है ना? जनक कोशिका में क्या हुआ? अर्धसूत्री विभाजन हुआ। क्या हुआ? अर्धसूत्री विभाजन। यहां पे लिख लो, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन हुआ, जिससे क्या हो गए? दो युग्मक बन गए, अगुणित अगुणित बन गए ना। अब ये दोनों क्या करेंगे? ये दोनों निषेचन करेंगे। क्या करेंगे? निषेचन करेंगे। निषेचन। अब बताओ कौन सी अवस्था फिर से द्विगुणित हो गई? मैं यहां की बात कर रहा हूं, एक बात समझ लो। देखो पहले द्विगुणित थे, अर्धसूत्री विभाजन किया, अगुणित हो गए, निषेचन किया, द्विगुणित हो गए, है ना? बात समझ गई? तो वही एनसीईआरटी यहाँ पे कहना चाहती है, यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट आ जाता है कि जो ये द्विगुणित थे ये अर्धसूत्री विभाजन करके अगुणित हो जाते हैं, फिर से निषेचन द्वारा द्विगुणित हो जाते हैं। तो अर्धसूत्री विभाजन के कारण ही द्विगुणित अगुणित अवस्था चलती रहती है। क्या होता है? द्विगुणित अर्धसूत्री विभाजन, अगुणित निषेचन, द्विगुणित, है ना? तो द्विगुणित अगुणित ये सीक्वेंस देखने को मिलता है। आगे क्या लिखा है? पादपों एवं प्राणियों में युग्मक जनन। युग्मक जनन का मतलब क्या होता है? युग्मकों का बनना, युग्मकों का बनना युग्मक जनन कहलाता है। युग्मक जनन कहलाता है। तो युग्मक जब बनाने होते तो कौन सा वजन करते हैं? फिर से देखो आगे, जब युग्मक बनाना होता है तो हम कौन सा, देखो युग्मक बनाया तो कौन सा वजन किया? अर्धसूत्री विभाजन किया हुआ है। तो युग्मक निर्माण में सदैव अर्धसूत्री विभाजन संपन्न होता है। आगे देखो क्या कह दिया इसे, है ना? युग्मक जनन के दौरान अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप अगुणित युग्मक उत्पन्न होते हैं। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? वेरी गुड। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, आइए। लिखा है विभाजन की मुख्य विशेषताएं, यानी अर्धसूत्री विभाजन की मुख्य विशेषताएं क्या है? आइए हम समझते हैं। अर्धसूत्री विभाजन के दौरान केंद्रक व कोशिका द्रव्य के दो अनुक्रमिक चक्र संपन्न होते हैं, जिसे अर्धसूत्री प्रथम, अर्धसूत्री द्वितीय कहते हैं। समझो क्या लिखा है? अर्धसूत्री विभाजन, बहुत ध्यान से सुनना, के दौरान केंद्रक व कोशिका द्रव्य विभाजन, केंद्रक व कोशिका द्रव्य विभाजन के दो अनुक्रमिक चक्र संपन्न होते हैं, है ना? क्या होते हैं? अनुक्रमिक चक्र संपन्न होते हैं, जिसे अर्धसूत्री विभाजन प्रथम यानी सेकंड और अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय कहते हैं। देख लो ये बात मैंने अभी बताई तुमको। देखो यहाँ पे दो संपन्न हुए, अर्धसूत्री यानी मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। वही बात उसने बोली, है ना? वही बोली ना। आगे देखो आगे क्या लिखा हुआ है? इस विभाजन में डीएनए प्रतिकृति का सिर्फ एक चक्र पूर्ण होता है। आओ बता देता हूं, समझो कैसे। ये तुम्हारा कोशिका चक्र था, समझना बहुत अच्छे से। ये क्या था तुम्हारा? कोशिका चक्र। ये क्या था? कोशिका चक्र। ठीक है, समझना है बहुत अच्छे से, कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, है ना? ये तुम्हारा कोशिका चक्र है। कौन सा चक्र है? कोशिका चक्र है। यहां पर तुम्हारी थी माना कि जीवन यहां से शुरू हुई और कहां खत्म हो गई? यहां पर खत्म हो गई। ये क्या हो गई? जीवन हो गई ना। इसके बाद कौन सी अवस्था आई? एस की आई। इसके बाद कौन सी आई? आप कहोगे सर यहां पे G2 आई। इसके बाद हम M को दो भागों में बांट लेते हैं, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक क्या हुआ? मियोसिस फर्स्ट। और यहां से यहां तक, है ना? यहां से यहां तक क्या हुआ? मियोसिस सेकंड।
क्या हुआ, मियोसिस सेकंड। बहुत ध्यान से देना, ठीक है। यहां पर एक कोशिका थी, कोशिका कितनी है, एक, कोशिका कितनी है, एक। डीएनए कितना है, 2C, डीएनए कितना है, 2C, एक कोशिका 2C डीएनए। जब हम G1 को पूरा करके S फेज में आए, यहां पर कोशिका अभी भी कितनी है, एक, लेकिन डीएनए कितना हो गया है, मैं कलर चेंज कर दूं जिससे आपको समझ में आता है, मैं कलर चेंज कर दूंगा जिससे आपको समझ में आता है। यहाँ पे डीएनए कितना लिया था, 2C, यहां पर डीएनए आके कितना हो गया है, 4C। नोटिस करो यहाँ पे डीएनए दुगना हुआ है, कोशिका दुगनी नहीं है ना, कहां पे, S फेज में। अब इसके बाद जब G2 में आए, इसमें आए G2 में, है ना, यहां पर G2 लिख लो, क्या लिख लो यहां पर, G2, है ना। जब हम G2 में आए, किसमें आए, G2 में, तो यहां पर कोशिका अभी भी एक है, कोशिका कितनी है, एक, और डीएनए कितना है, अभी भी 4C है। जरा बताओ याद पास में, जब हमारी यात्रा यहां से यहां तक की थी तब ये सीक्वेंस था, फिर हमारी यात्रा यहां से यहां तक की हुई, है ना, यहां से यहां तक की हुई तब ये सीक्वेंस रहा। देखो पहले हमारा ये हो, पहले हमारा प्रारंभ में ये था, एक कोशिका 2C डीएनए, इसको C करो यहाँ पे क्या करो, C, है ना, ये यहाँ पे क्या था, एक कोशिका 2C डीएनए, यहां पे क्या हुआ, एक कोशिका 4C डीएनए, और यहां पर क्या हुआ, एक कोशिका 4C डीएनए, है ना, 4C डीएनए। अब जब हम आगे पहुंचे मियोसिस फर्स्ट में, तो यहां पर क्या हुआ, यहां पे परिवर्तन आ गया, क्या, यहां पर हमारी कोशिका जो है वो कितनी हो गई है, वो 2 हो गई है, कोशिका कितनी हो गई है, 2, 1 और 2, लेकिन डीएनए अभी हमारा कैसा है, 2C, डीएनए ज्यादा हो गया है अभी, 2C और 2C, है ना, डीएनए कैसा हो गया, 2C, है ना, डीएनए कैसा हो गया, 2C, है ना। अब यहां पर ये तो गैप है, यहां पे इसे बोलते हैं इंटरकाइनेसिस, ठीक है, ये तुम्हारा इंटरकाइनेसिस है, ये गैप है दोनों के बीच में, ठीक है। अब जब हम यहां पे पहुंचे, जब हम मियोसिस, है ना, जब हम मियोसिस सेकंड पहुंचे, तो यहां पर क्या हुआ, 4 कोशिका बन गई, कितनी बन गई, 4, है ना, 1 2 3 4, और सबके पास 1C 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 डीएनए हो गया। जरा बताइए क्या हुआ, डीएनए कितनी बार दोगुना हुआ, सिर्फ एक बार, एक ही बार तो हुआ, लेकिन केंद्र विभाजन कितनी बार हुआ, 2 बार, यहां पर हुआ और यहां पर हुआ। नोटिस करना बहुत अच्छे से, ठीक है। अब यहां पर अगर कोई तुमसे कहे कि अर्धसूत्री विभाजन 2 बार क्यों संपन्न होता है, देखो पहली बार जब होता है तो कोशिकाएं दोगुनी होती, लेकिन डीएनए का नंबर अभी भी 2n है। जब हम दूसरी बार करते हैं तो वहां पर हमको डीएनए के नंबर को भी आधा करना पड़ता है, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन कर रहे हैं, तो जनक से आधा होना चाहिए, 2C है तो कितना करना पड़ेगा, 1C करना पड़ेगा ना, कोशिका 2n है ना, यहाँ पे n करनी पड़ेगी, ठीक है। तो डीएनए के नंबर को आधा करने के लिए हम दूसरी बार अर्धसूत्री विभाजन सेकंड में संपन्न करते हैं। बात समझ आई कि नहीं आई, कोई डाउट, देख सकते हो इस प्रकार डायरेक्ट कॉन्सेप्ट, डीएनए दुगना एक ही बार हुआ है, जो कि S फेज में हुआ है, ठीक है ना, एक ही बार डीएनए दुगना हुआ है, लेकिन विभाजन 2 बार हुआ है, एक विभाजन यहां पर हुआ है और दूसरा विभाजन यहां पर हुआ है। देखो यही लिखा है, क्या लिखा है, इस विभाजन में डीएनए प्रतिकृतियां सिर्फ एक चक्र होता है, डीएनए प्रतिकृतियां का सिर्फ एक चक्र होता है। आगे देखो, S अवस्था में पैतृक गुणसूत्रों के प्रतिकृतियों के साथ समान संतति अर्धगुणसूत्र बढ़ने के बाद अर्धसूत्री फर्स्ट अवस्था प्रारंभ होती है ना। वो कह रहा है S अवस्था में पैतृक गुणसूत्र के प्रतिकृतियों के साथ समान संतति अर्धगुणसूत्र बढ़ने के बाद अर्धगुणसूत्र प्रथम अवस्था प्रारंभ होती है। एनसीईआरटी कहना चाहती है कि जो तुम्हारा सेल साइकिल था, बहुत ध्यान सुनना, ठीक है, उसमें S फेज में डीएनए दुगना हो गया है,
ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर G2 में जाकर के क्या करते हैं, कोशिका में जो जैसे माइटोकॉन्ड्रिया इनको गुना करते हैं, और जस्ट इसके बाद जो शुरू होता है उससे पहले अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट संपन्न होता है। कौन होता है? अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट संपन्न होता है। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है? अर्धसूत्री विभाजन सेकंड में समजात गुणसूत्रों का युगलन व पुनर्योजन होता है। तो नोटिस करना, अब युगलन क्या है, पुनर्योजन क्या है, ये सब कुछ हम लोग जब अर्धसूत्री विभाजन सेकंड पढ़ेंगे वहां क्लियर कर लेंगे। आगे क्या लिखा है? तो नोटिस करना, ये कहां संपन्न होता है? अर्धसूत्री विभाजन सेकंड में संपन्न होता है। अर्धसूत्री विभाजन सेकंड के अंत में, है ना, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड के अंत में क्या होता है? 4 अगुणित कोशिकाएं बनती हैं। अर्धसूत्री विभाजन को निम्न अवस्थाओं में, चलो ये बात है ना, यहां समझो क्या होता है, ये है ना, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड के अंत में 4 अगुणित कोशिकाएं बनती हैं। अगुणित कोशिकाएं कैसे बनती हैं? आओ यहां पे देख लेते हैं, है ना, अगुणित कोशिकाएं कैसे बनती हैं। ये जो तुम्हारी कोशिका थी कैसी थी? द्विगुणित थी। कैसी थी? द्विगुणित। कैसी है? द्विगुणित। कैसी है? द्विगुणित। और बाद में कैसी हो गई? अगुणित। अगुणित, ये अगुणित ही है। ठीक है ना, तो चारों कैसे लिख सकते हो? अगुणित, 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 अगुणित। ये भी कैसी है? अगुणित, अगुणित। ये कैसी है? द्विगुणित। ये कैसी है? द्विगुणित। ये कैसी है? द्विगुणित, है ना। अब तुमको अगर सर जब यहाँ अगुणित हो गई थी तो फिर क्यों दूसरी बार किया? दूसरी बार वो डीएनए के नंबर को भी तो आधा करना है। ठीक है, तो अंत तक पहुंचते पहुंचते डीएनए वंशी हो जाएगा प्रत्येक कोशिका में, और क्रोमोसोम अगुणित पहले ही हो चुका है। बोलो यहां तक किसी को डाउट है ना? यहां तक किसी को डाउट नहीं होगा। और ये बड़ी बात जो कही गई है ना, ये जो कहा गया है यहाँ पे कि अर्धसूत्री विभाजन को निम्नलिखित अवस्थाओं में किया गया है। वो निम्नलिखित अवस्थाएं कौन सी हैं? वो ये हैं। नंबर 1 अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, है ना, जो कि G2 के बाद शुरू होता है। किसके बाद? G2 के बाद शुरू होता है। और अर्धसूत्री विभाजन जो कि फर्स्ट के बाद शुरू होता है ना। इस प्रकार इसको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो उसका आंसर हमको दे सकते हो। एक क्वेश्चन मैं आपको दिए जा रहा हूं जिसका आंसर आपको देना है। वो क्वेश्चन क्या है कि यदि जीवन में ऐसे कहो यहां पे, ठीक है, चलो, जीवन में डीएनए की मात्रा 2C है, जीवन में डीएनए की मात्रा 2C है, तो G2 और मियोसिस फर्स्ट, इसे हिंदी बोल सकते हो अर्धसूत्री विभाजन प्रथम में डीएनए की मात्रा क्या होगी, है ना। ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ना, जिससे कि आपको पता चल सके कि जो हमने पढ़ा है यदि इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो बनेगा कि नहीं बनेगा, और हम भी समझ सके कि आपने वास्तव में क्लास को पूरा ध्यान पूर्वक पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। अगर आपने क्लास को ध्यान से पढ़ा है तो ये आंसर बड़ी आसानी से हो जाएगा, और ये आंसर करने के साथ आप पहले स्टूडेंट बनिए क्योंकि फर्स्ट आंसर आपका ही हो। ठीक है, तो क्या है, यदि जीवन में डीएनए की मात्रा कितनी है? 2C है, तो G2 में और मियोसिस फर्स्ट में डीएनए की मात्रा क्या होगी? ये क्वेश्चन आपके लिए। यदि आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है तो आप पढ़ते रहिए। मैं आपको इस बात का वचन देता हूं कि आपको मैं एनसीईआरटी का प्रत्येक शब्द टू द पॉइंट क्लियर करने का प्रयास करूंगा। यदि फिर भी कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपकी समस्या का समाधान करने के लिए अगली क्लास में उपस्थित रहूंगा। धन्यवाद।